किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने का इजाजत तो था, परंतु उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन सुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा है कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेत को देखा है जो इस एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे, और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहाँ से होकर लकड़ी, तंबा, रंगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच ले जाया जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध एक हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियां, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी के रुका करते थे। मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। यानी एक नदी में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे, और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसे लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे, जो एक विशेष किस्म का नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलास्किया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टीन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यहाँ रागे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा, औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में यह अद्वितीय था। उसके बाद देखें तो मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व देखें तो मेसोपोटामिया वासी शहर जीवन को महत्व देते थे, जहां अनेक समुदाय और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे पहले अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया जाता था। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन मिले हैं गिलगेशियम महाकाव्य के अंत में मिलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलेशियम ने एनमर्कर के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। उससे दुखी होकर वह अमरतत्व की खोज में निकल पड़ा। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर गिलगेमिश अपने नगर उरुक लौट आया। वहाँ जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चार दीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंट पर पड़ी जिनसे उसकी नींव डाली गई थी। वह भाव विहोर उठा। इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकार उस महाकाव्य की लंबी वीरता पूर्वक और साहस भरी गाथा का अंत हो गया। यहाँ गिलगेमेश एक जनजातीय योद्धा की तरह है। यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेगा और वह इस नगर का आनंद लेगा। इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है जिसके उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। लेखन कला की देन देखे तो हालांकि मर्मस्पर्शी कहानी किस्सों और तरह तरह के वर्णन को तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की जरूरत पड़ती है, ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें पढ़ सके। और संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली है जिनके गुणा और भाग की तालिकाएं वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई है। इनमें 2 का वर्गमूल यह दिया गया है।
ये सामने। अगर आप इसे हल करें तो इसका उत्तर 1.4142 होगा, जो इसके सही उत्तर 1.41421356 से थोड़ा सा भिन्न है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे, मगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना है और वह एक अंगुल गहरे पानी में डूबा हुआ है, तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों के विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटे में और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अचेतक हिस्सा है, मेसोपोटामिया वासियों में ही हमें मिले हैं। और समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। वहाँ से वह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। यह सब कैसे हुआ, विषय 5 में हम देखेंगे इसके बारे में। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। मेसोपोटामिया वासियों की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन की कला और विद्यालय जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता, जहां विद्यार्थी गण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ने और उनकी नकल करते थे, और जहां कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। यह सोचना गलत है कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक तौर तरीके से परिचित नहीं थे। अंत में हमें उन 2 प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिनके द्वारा अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। फिर देखते हैं, एक पूरा कालीन पुस्तकालय है। लोह युग में उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर था। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूटमार की हो गई थी, क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उसने खाद्य सामग्री, पशु धातु तथा शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। उनमें से आखिरी राजा अशुरबनीपाल ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन, साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुति और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसने सफल रहा। इसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुराने पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा, क्योंकि दक्षिण में लिपिकों को विद्यालयों में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, जहां उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें तैयार की जाती थी। बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। हालांकि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई थी, लेकिन विद्यालय में वह शब्दावलियों, संकेत सूचियों, द्विभाषी यानी सुमेरी और अक्कदी पट्टिकाओं आदि के माध्यम से अब भी पढ़ाई जाती थी। इसलिए 650 ईसा पूर्व में भी 2000 ईसा पूर्व तक अपनी पुरानी 2000 ईसा पूर्व तक पुरानी किलाकार अक्षरों में लिखित पट्टिकाएं पढ़ी और समझी जाती थी। और अशुरबनीपाल के आदमी यह जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रकृतियों को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। गिलगेमेश के महाकाव्य जैसे महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई। पत्रियां तैयार करने वाले उनमें अपना नाम और तिथि लिखते थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में अशुरबनीपाल का उल्लेख भी मिलता है। मैं अशुरबनीपाल ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक, जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसने विद्वानों के
पांडित्य के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। मैंने देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है और मैंने पट्टिकाओं की जांच की और उन्हें संग्रहित किया। मैंने उन्हें निन्वे स्थित अपने इष्ट देव नाबू के मंदिर के पुस्तकालयों में भविष्य में उपयोग के लिए रख दिया, अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन के नींव को मजबूत बनाने के लिए। इसी से भी महत्वपूर्ण काम था इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने का। इसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं की मिट्टी के लेबल से इस प्रकार अंकित किया गया। असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय पर अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई। असुर वेणीपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी जिन्हें विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। उसके बाद देखें और एक आरंभिक पुरातत्ववेदा देखें तो दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में अशीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। उसने उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी 4 दीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे। एक गिजुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे और इसके गणितज्ञों तथा खगोलविदों ने अनेक नई खोज की थी। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। उसने लिखा है कि उर के नगर देवता ने उसे सपने में दर्शन दिए और उससे सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया। उसने लिखा चूंकि बहुत लंबे समय से उच्च महिलाएं पुरोहित का प्रतिष्ठान भुला दिया गया, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया। मैंने दिन पर दिन उसके बारे में सोचा। वह आगे कहता है कि उससे एक बहुत पुराने राजा जिसका शासनकाल हम आज 1150 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं का पटलेख मिला और उस पर उसने महिला पुरोहित की आकृति अंकित देखी। उसने अपने आभूषणों और वेशभूषा को ध्यानपूर्वक देखा। फिर उसने उसकी पुत्री को वैसे ही वेशभूषा से सुसज्जित कर महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया। एक अन्य अवसर पर नेबोनिडस के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लाए जिस पर अक्कद के राजा सारगोन का नाम खुदा हुआ है। यानी आज हम जानते हैं कि उस राजा ने 2370 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया था। नेबोनिडस और निसंदेह अनेक बुद्धिजीवियों ने भी प्राचीन काल के इस महान राजा के बारे में सुना था। नेबोनिडस ने यह महसूस किया कि उससे उस मूर्ति की मरम्मत करानी चाहिए। वह लिखता है, देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर बनवा दिया।